हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कम समय में बेहतर तैयारी कैसे करें, इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। इसी के क्रम में आज 2017 के पेपर का पार्ट 2 यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आधार बना करके और भी जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो बन सकते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। और इस कड़ी में अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ते हैं तो आप बहुत कम समय में और बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे। जैसा कि हम 2-3 साल के जब पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो हमें ये लग रहा है कि हर साल 7 से 8 प्रश्न रिपीट कर जा रहे हैं। तो हर साल अगर 7 से 8 प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप 7-8 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए तो यकीन मानिए 35 प्रश्न साइंस का होता है, उसमें आप 30 प्लस सही कर सकते हैं। तो हम उसी कड़ी में आज शुरू करते हैं 2017 के पेपर का पार्ट 2। ध्यान से देखें, ऊतक का उदाहरण क्या है। तो ऊतक क्या होते हैं? ऊतक मस्तिष्क नहीं हो सकता है, यकृत भी नहीं होता है। ऊतक क्या है? ऊतक रक्त का उदाहरण है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ऊतक का उदाहरण क्या है? तो ऊतक का उदाहरण रक्त होता है। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें। ध्यान से देखें कि 88 रेडियम 226 में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताना है। तो 88 रेडियम 226 में कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं? तो सबसे पहले हम इसका जनरल कॉन्सेप्ट देते हैं। किसी भी परमाणु का अगर हम बात करें, कोई परमाणु X है, इसका परमाणु क्रमांक Z और इसका द्रव्यमान संख्या M है। तो ऐसे में इसमें जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या Z हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, यानी कि M-Z कर देंगे। अब अगर X की जगह पर रेडियम हो जाए और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 88 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 226 है। तो क्या इसमें आप प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक के बराबर होगा और वो संख्या 88 होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो 226 माइनस 88, 226 माइनस 88, 226 में से 88 घटाने पर जो आंसर आएगा उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा उतने न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन है। तो क्रिस्टलीय कार्बन क्या है? तो क्रिस्टलीय कार्बन, ध्यान से देखें, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो क्या क्या होता है? कार्बन का जो अपर रूप है, पहला होता है हीरा, दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, और जो तीसरा होता है फुलरीन होता है। आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, फुलरीन, फ्लोरीन नहीं, फुलरीन। तो इस तरह से ये कार्बन के अपर रूप होते हैं और ये क्रिस्टलीय कार्बन भी हैं। तो इसमें से हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन में जो भी ऑप्शन में रहेगा उसे हम टिक कर देंगे। तो ऑप्शन में क्या है? हीरा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। और अगर आपसे ये कहा जाए कि क्रिस्टलीय कार्बन क्या है, तो इन्हीं तीनों में से कोई भी एक रहे उसे आप टिक कर दीजिएगा। और ऑप्शन में अगर ये तीनों दिया है तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, कैलेमाइन अयस्क है। कैलेमाइन की अगर हम बात करें तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है। कैलेमाइन किसका अयस्क होता है? जिंक का अयस्क होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है? लेड दिया है। तो लेड का जो अयस्क होता है वो होता है PbS, लेड सल्फाइड। ठीक है, इसे हम लेड का अयस्क कहते हैं। इसे गैलेना भी कहा जाता है, PbS को गैलेना भी कहा जाता है। तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर का अयस्क होता है कॉपर पायराइट।
CuFeSO4 कॉपर पायराइट। और आयरन, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का जो अयस्क होता है वो हेपेटाइट या हेमेटाइट होता है। तो आयरन का अयस्क क्या होता है? हेपेटाइट या हेमेटाइट होता है। तांबा का कॉपर पायराइट होता है, लेड का गैलेना होता है और जिंक का कैलेमाइन होता है। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शन में पूछे गए हैं उन सब का हम अयस्क का नाम बता दिए। अब अयस्क क्या होता है इसको आप जान लीजिए। अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से, सुगमतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाए, उसे अयस्क कहा जाता है। यानी कि सभी अयस्क जो है वो खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। यानी अगर अयस्क है तो वो खनिज जरूर होगा। और उसमें से धातु का निष्कर्षण, धातु कहें तो आयरन का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण, लेड का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण, तो इन सब का निष्कर्षण जो है वो आसानी से, सुगमतापूर्वक, कम खर्चे में यानी कि कम लागत में अगर जिस भी खनिज से होगा वो खनिज क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाता है या ओर कहलाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक अयस्क का कंप्लीट होता है। आप इसे पेपर पेन के माध्यम से आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप एक बार वीडियो देखिए अच्छे से। वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा वीडियो को देखिए। अगर आप दोबारा वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो नोट डाउन भी करते जाएं। जब आप दोबारा देखें तो नोट डाउन जरूर कर लें जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान से देखें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। नाम से ही क्लियर है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रहा है। तो अगर ऊष्मा को निकालता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहा जाता है। अब आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होता है, या कहिए तो प्रोटॉन दाता क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होगा या प्रोटॉन दाता अम्ल होगा। और अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। इसका पीएच मान कितना होगा? pH लेस देन 7। ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल होता है, प्रोटॉन दाता अम्ल होता है, अम्ल का pH 7 से कम होता है। अब अगर हम बात करें क्षार की तो इलेक्ट्रॉन दाता जो है, इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन दाता या प्रोटॉन ग्राही, ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएंगे। ठीक है, और अम्ल क्या होता है? यानी ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो वो अम्ल कहलाता है, और विस्थापनीय OH आयन हो तो क्षार कहलाता है। तो अम्ल और क्षार की पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन है तो वो लवण क्या कहलाएगा? अम्लीय हो जाएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? इसमें देखिए H है, H आयन है, तो जिसमें विस्थापनीय H होंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आप उसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अगर H है तो अम्ल हो जाएगा, यही OH रहता तो क्षार हो जाता या क्षारक हो जाता। तो इस तरह से जो है आप इसे आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो साबुन में झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ को रेजिन कहते हैं। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, यानी ऐसी धातु जो सामान्य अवस्था में द्रव होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। अब धातु की अगर हम बात करें तो सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा। अगर अधातु की बात किया जाए कि सामान्य ताप पर वे कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और ये हैलोजन परिवार का सदस्य है। हैलोजन परिवार में और कौन कौन से सदस्य होते हैं? हैलोजन परिवार में कुल सदस्य जो हैं उसमें सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये 3 मुख्य सदस्य हैं और हाइड्रोजन भी हैं। तो इस तरह से जो है हैलोजन की अगर बात किया जाए तो हैलोजन में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन मुख्य रूप से ये आते हैं, ये हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं। तो ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये अधातु है। यानी अगर हम अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन आंसर करेंगे, और अगर हम धातु की बात करेंगे तो धातु में कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु द्रव अवस्था में पाई जाए उसका नाम है पारा। पारा का संकेत Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो पारा जो है एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। थर्मामीटर में पारे का ही यूज किया जाता है। ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता और घटता है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो उसी रेशियो में सामान्य रूप से घटेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसी रेशियो में सामान्य रूप से बढ़ जाएगा। इसी वजह से पारे का यूज तापमापी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, साल्ट केक क्या है? तो ध्यान से देखिए, साल्ट से आप याद कर लीजिए साल्ट से सल्फेट। तो अब इसमें आप ढूंढिए सल्फेट कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोडियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं? साल्ट केक कहते हैं। सोडियम सल्फेट साल्ट केक। अब आपको बहुत आसान हो गया होगा इसको समझना, देखते ही आप आंसर कर लेंगे। स से साल्ट, स से सोडियम सल्फेट, तो सल्फेट साल्ट, यहाँ से आप याद रखिएगा। सोडियम सल्फेट का सूत्र कैसे लिखा जाए? ध्यान से देखें, अगर हम बात करें सोडियम की और सल्फेट की, तो सल्फेट पर 2 माइनस होता है और सोडियम पर 1 धनायन होता है। तो 2 जो है यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसी को कहते हैं साल्ट केक। अब ऑप्शन में है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? इसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं धावन सोडा, ठीक है, और ये हो जाएगा खाने का सोडा, और ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्या है? जड़ का विकास होता है। अब बताइए, जड़ का विकास किससे होता है? प्रांकुर द्वारा नहीं होता है, तना द्वारा नहीं होगा, पत्ती द्वारा नहीं होगा, तो होगा किसके द्वारा? मूलांकर के द्वारा। जड़ का विकास कैसे होता है? मूलांकर के द्वारा होता है। मूल या मूलांकर से आप समझ सकते हैं जड़ होता है या उसका विकास होता है। पके आम में खाए जाने वाला भाग क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार NMMS एग्जाम में ही 2-3 बार पूछ लिया गया है कि पके हुए आम में खाने वाला भाग क्या है। तो इसे आप जो है आसानी से बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, फल भित्ति ये ऊपर का छिलका होता है। मध्य भित्ति जो होती है इसी को खाया जाता है। अंतःभित्ति जो आम का गुठली होती है उसे अंतःभित्ति कहते हैं। बाह्य भित्ति, हाँ, इसमें आप ऐसे समझिए, बाह्य भित्ति जो है ये छिलका होता है। बाह्य भित्ति क्या होता है? ये छिलका होता है, ठीक है। बाह्य भित्ति जो होती है वो छिलका हो जाएगा। अंतःभित्ति जो होती है वो गुठली हो जाएगी। मध्य भित्ति ये खाने वाला हो जाएगा, और फल भित्ति में ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा? फल भित्ति हो जाएगी। यानी कि फल भित्ति का मतलब पूरा फल की बात वो कर रहा है, जिसमें ये तीनों हो, मध्य भित्ति हो, अंतःभित्ति हो और बाह्य भित्ति हो, उसे फल भित्ति कहते हैं। तो देखिए कितना आसान है। आज हम लोगों ने 2017 के पेपर का पार्ट 2 पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, हम आशा करते हैं कि आप उसे आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।